अस्सलामुअलैकुम। तो स्वागत है सबका आज की क्लास में। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ख़वातीन व हज़रात, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका मतलब क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमारे पास क्या है? देखिए, वो कौन से मरहलात होते हैं जिनसे एक ऑर्गेनाइज़म को गुजरना होता है। किसी भी जानदार को एटम से लेकर ऑर्गेनिज्म तक के सफ़र को जो तय करना होता है, उस सफ़र को हम क्या कहते हैं? उस सफ़र को हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है क्लास, देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए, कि अगर मैं किसी इंसान को देखता हूं और मैं फिर उसके बाद जो है देखने के बाद उसका कोई ऑर्गन लेता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं उसकी किडनी लेता हूं, मैंने उसकी किडनी ली, अब किडनी में अंदर मैं देखूंगा कि अंदर क्या क्या होता है। मैं मजीद उसमें स्टडी करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि किडनी कौन से सेल से बनी है, नेफ्रॉन से बनी है। तो किस तरह मैं तह तक पहुंचता हूँ, तो उस तह से लेकर किडनी कैसे बनी, इस सब को हम किस में डिस्कस करते हैं। इंसान कैसे बना किस में डिस्कस करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हमारे पास है एटम। पहले नंबर पे हमारे पास क्या है? एटम। एटम होता क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन बी डिवाइड, स्प्लिट एंड ब्रेक। वो पार्टिकल, वो स्मॉल पार्टिकल जिसको हम ना डिवाइड कर सकते। यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ अल्फाज लिखे हैं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। ब्रेक, स्प्लिट, डिवाइड सबका एक ही मतलब होगा। वो पार्टिकल जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। देखिए, शुरू में साइंटिस्ट का ये कहना था कि सेल से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, कोई पार्टिकल नहीं होगा, लेकिन बाद में पता चला कि एटम है। अब ये भी पता चल रहा है कि एटम भी खुद किससे बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। यहाँ पे हमने लिखा है कि एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या मुराद? तो ब्रैकेट में मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सही, ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल है। जब ये मिल जाते तो हमारे पास एटम बनता है। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे पास एक और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो, अगर आपको पता हो तो जब मैं किसी एटम का शेल ड्रॉ करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखता हूँ। न्यूक्लियस में मैं क्या लिखता हूँ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखता हूँ। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बाहर शेल में, न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इससे हमारे पास एक एटम बनता है। ठीक है क्लास। अच्छा, तो देखो, अगर पेपर में आप लिखना चाहते हो, अगर पेपर में सवाल आता है तो आप यहाँ तक लिख सकते हो। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई, अगर आप इसको भी याद करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि देयर आर 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखो, बायो के हिसाब से 100 लिखा है, लेकिन अगर आप देखो तो 100 से कई ज्यादा है। सही। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि आउट ऑफ देम, उसमें से 16 जो है हमारे पास, उसको हम क्या कह रहे हैं? बायो एलिमेंट्स। अब बायो एलिमेंट से क्या मुराद है? बायो एलिमेंट जो लाइफ के लिए जरूरी है, जो जिंदगी के लिए जरूरी है। बायो का मतलब लाइफ था ना, तो वो एलिमेंट जो जिंदगी के लिए जरूरी है उसको हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स। और वो हमारे पास कितने हैं तादाद में? 16 है। सही। अच्छा, अब 16 में से जो है हमारे पास सिर्फ 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसको हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहते हैं। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ से मुराद है कि ये हमारे जिस्म में शामिल है। अगर चाहे वो एज अ ग्लूकोज शामिल हो, एज अ प्रोटीन शामिल हो, या प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है अमाइनो एसिड, अगर एज अमाइनो एसिड शामिल हो, एज लिपिड शामिल हो, लेकिन हमारे जिस्म में ये शामिल है। सही। अच्छा, वो 6 एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है। तो पता चल गया कि एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर ही बना है। अब दूसरा स्टेज आता है मॉलिक्यूल्स पे। अब मॉलिक्यूल कैसे बनता है? देखो, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं, जब बहुत सारे एटम मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है क्लास। अच्छा, अब एग्जांपल देखो, H2O2। अच्छा, अगर अब कोई कंफ्यूज हो रहा है, क्या मैंने ऊपर एटम के एग्जांपल में सिर्फ H लिखा था और यहाँ पे मैंने H2 लिखा है, तो देखो वो एटम था और ये हमारे पास है मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो मैंने 2 लिखा है, इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन के दरमियान एक ताल्लुक है, एक बॉन्ड बना हुआ है। ऑक्सीजन 2 है, ये मॉलिक्यूल है। ऊपर जो हमने एटम में दिया था वो सिर्फ O था, तो उसका मतलब वो एटम है, और ये हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब मॉलिक्यूल को हमने क्लासीफाई किया है
किस चीज़ में क्लासीफाई किया हमने, मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल। देखो माइक्रो का मतलब आप इससे जो है आशना होंगे। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अच्छा, मैक्रो का मतलब क्या होगा? देखो ये मैक्रो जो लिखा हुआ है ये भी होता ही स्मॉल है, लेकिन ये साइज में इसके कंपैरिजन ये बड़ा होता है। अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो तब जो है मैक्रो माइक्रो से बड़ा मॉलिक्यूल होगा। अच्छा, आप कैसे? देखो नीचे हमारे पास लिखा है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड। देखो ग्लूकोज जो है ये हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, लेकिन बहुत सारे जब ग्लूकोज हुआ और इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स हमारे पास जब ये मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और इसी तरह वाटर हुआ और न्यूक्लिक एसिड हुआ। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे। तो ग्लूकोज ने क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट बनाया। अमाइनो एसिड्स की लंबी चेन मिल जाती है पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए तो प्रोटीन बनाया। फैटी एसिड जब बहुत ज़्यादा मकदार में मिल जाए तो हमारे पास लिपिड बन गया। तो देखो इसके मुकाबले में, मैक्रो मोलिक्यूल्स के मुकाबले में माइक्रो मोलिक्यूल्स छोटे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट देखो ये एक बड़ा यूनिट है और ये किससे बना? ग्लूकोज से बना है। तो ये माइक्रो हुआ, ये मैक्रो हुआ। ठीक है क्लास, तो उम्मीद करता हूँ कि मोलिक्यूल भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि मोलिक्यूल के बाद क्या बनता है हमारे पास। तो मोलिक्यूल के बाद हमारे पास जो बनता है उसको हम कहते हैं सेल। अच्छा देखो क्लास, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं सेल को ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जांपल, बीच में हमारे पास है न्यूक्लियस, सही। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हो गए ऑर्गेनील्स। सेल के जो ऑर्गेनील्स होते हैं वो होंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है क्लास, ये हमारे पास है सेल वॉल। सेल में देखो, प्लांट में हमारे पास सेल वॉल नहीं होता, सही। एनिमल्स में सिर्फ सेल वॉल होता है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। देखो एनिमल में जो सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग। और इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म से लेकर न्यूक्लियस तक का जो ये हिस्सा है पूरा, ये हमारे पास लिविंग है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। जो हमारे पास सेल है उसके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम लिविंग पार्ट ऑफ द सेल कहते हैं। तो आप सेल की डिफिनेशन पढ़ते हैं कि द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, सही। जो लिविंग पार्ट है सेल का उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यही प्रोटोप्लाज्म जब वर्क करता है इन अ फॉर्म ऑफ यूनिट, जब एक यूनिट के साथ वर्क करता है, एक फंक्शन करता है एक साथ मिलकर, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है क्लास। अच्छा, अब देखो सवाल आता है कि ये ऑर्गेनील किससे बने होंगे? तो ये ऑर्गेनील्स हमारे पास बने हैं मैक्रोमोलिक्यूल से। मैक्रोमोलिक्यूल में हमारे पास क्या था? कार्बोहाइड्रेट थे, प्रोटीन्स थे। इसी तरह हमारे पास जो है बहुत सारी चीज़ें होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स में, जिनसे बन के हमारे पास ये ऑर्गेनील्स बनते हैं। तो पहले हमने एटम पढ़ा, एटम के बाद हम आए मोलिक्यूल्स पे। मोलिक्यूल्स के बाद जो है उसकी जो टाइप थी मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रो से मैक्रो बना, सही। ऊपर हमने पढ़ा ना, माइक्रो से मैक्रो बना। अब मैक्रो से हमारे पास सेल के ऑर्गेनील्स बने। सेल के ऑर्गेनील जो है ये फंक्शन करते हैं एक साथ, तो हमारे पास क्या बन जाता है? सेल बन जाता है। और सेल क्या है? बेसिक यूनिट है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो क्लास, तो एग्जांपल में हमारे पास क्या है? नेफ्रॉन और न्यूरॉन। यहाँ से दो जो है एमसीक्यूज आते हैं कि नेफ्रॉन जो है ये हमारे पास है किडनी का सेल। किसका सेल है? किडनी का। जो किडनी का सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और जो न्यूरॉन होता है ये है ब्रेन का सेल। चलते हैं सेल के अगले लेवल पे कि सेल के बाद हमारे पास क्या बनता है। तो देखो सेल के बाद हमारे पास जो बनता है उसको हम कहते हैं टिश्यू। अब टिश्यू कैसे बनता है? देखो, व्हेन अ सिमिलर टाइप ऑफ सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। जब एक जैसे सेल हमारे पास कंबाइन होंगे, यहाँ पे एस लगाना था, जब एक जैसे सेल्स हमारे पास कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा, सही। अच्छा, अब एग्जांपल में एपिथेलियल टिश्यू। देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो है ये हमारे पास जो है ज़्यादातर ये सरफेसेस पे पाया जाता है। तो आप इसके एग्जांपल में स्किन ले सकते हो कि स्किन में ये पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास ब्लड वेजल्स जो है वहाँ पे भी ये पाया जाता है। और ये किससे बना होता है? ये 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास सेल्स होते हैं उससे बना होता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है क्लास। तो अब जब टिश्यू के आगे अगर बहुत सारे टिश्यू हमारे पास मिल जाते हैं तो क्या होगा? देखो अब हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द टिश्यू आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर इन अ पर्टिकुलर वे। आप टिश्यूज को अरेंज करते हो एक पर्टिकुलर मैनर में, पर्टिकुलर वे में, हमारे पास क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। एटम से शुरू हुआ, एटम था, एटम ने मॉलिक्यूल बनाया,
अब मॉलिक्यूल जाके उसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स ने ऑर्गेनील बनाया और उसने सेल बनाया। अब सेल ने जाके टिश्यू बनाया और अब टिश्यू आके ऑर्गन बना रहा है। जब बहुत सारे टिश्यू एक पार्टिकुलर वे में अरेंज हो जाते हैं और वर्क करते हैं टुगेदर, सही फंक्शन करते हैं एक साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। जैसे हमारे पास हार्ट, ब्रेन, किडनी, ठीक है क्लास, ये हमारे पास ऑर्गन है। अब ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा? व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिल जाते हैं और वो एक साथ काम करते हैं, एक साथ अपना फंक्शन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारे पास है यूरिनरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसके अलावा हमारे पास जो सिस्टम होंगे उसमें हमारे पास आता है जैसे स्केलेटल सिस्टम हुआ, मस्कुलर सिस्टम हुआ, रिस्पिरेटरी हुआ, डाइजेस्टिव हुआ। तो ये बहुत सारे सिस्टम्स हमारे पास इसमें आते हैं, ठीक है क्लास। तो अच्छा देखो, अब डिफरेंट ऑर्गन्स से क्या मुराद है कि डिफरेंट ऑर्गन कैसे वर्क करेंगे। जैसे अगर मैं यूरिनरी सिस्टम की एग्जांपल दूं तो देखो, यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास किडनी का यूज़ होता है, सही। और इसके अलावा अगर दूसरा मैं आपको बताऊं तो आप समझ लो कि हमारे पास ब्लैडर का यूज़ होता है। तो देखो, ये ऑर्गन दोनों डिफरेंट है लेकिन एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो उसको हमने किस में लिया, ऑर्गन सिस्टम में लिया, ठीक है क्लास। अब देखते हैं कि जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है हमारे पास। तो देखो, व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क इन अ फॉर्म ऑफ यूनिट, बॉडी इज फॉर्म्ड। जब डिफरेंट हमारे पास ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो हमारे पास एक जिस्म बन जाता है, एक बॉडी बन जाती है, और उस बॉडी को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। अब सवाल आता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं। देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मल्टी सेल, देखो एक होता है हमारे पास यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होगा कि इसमें एक सेल पाया जाता होगा, लेकिन मल्टी सेलुलर का मतलब होगा कि इसमें ज़्यादा सेल पाए जाते होंगे। जैसे अगर आपको पता है, जब मैं शुरुआत कर रहा था इसका, तो मैंने कहा कि जब बहुत सारे सेल बनेंगे, बहुत सारे सेल सिमिलर जो है वो मिल जाएंगे, तो हमारे पास टिश्यू बनेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास बहुत सारे सेल्स यूज हुए, सही। तो बहुत सारे सेल्स यूज हुए, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में देखो, ह्यूमन बीइंग, आप इंसान की मिसाल ले सकते हो कि इंसान जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है क्लास। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो ख़वातीन व हज़रात, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।